नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम राजनीतिक विज्ञान के जो प्रथम पेपर है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम परिचर्चा राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है। स्कूल एजुकेशन में प्रारूप अलग होता था, अब आप महाविद्यालय शिक्षा में आए हैं तो यहाँ पे क्या प्रारूप है, कैसा प्रश्न पत्र आएगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम 3 भागों में बंटा होगा, अ, ब और स, 3 भागों में। भाग अ अनिवार्य है, इसमें 2 अंक के कुल 10 प्रश्न तीनों इकाइयों से पूछे जाते हैं। तो जो 3 इकाइयाँ हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो तीनों इकाइयों में से कुल 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, वो इसमें पूछे जाते हैं भाग अ में। बात करें हम भाग ब की, तो भाग ब भी अनिवार्य है, सभी प्रश्न इसमें करने होते हैं। इसमें 4 अंक के कुल 5 प्रश्न तीनों इकाइयों से पूछे जाते हैं। इसी तरह बात करें भाग से की, इसमें कुल 6 प्रश्न होंगे। वे अभ्यर्थी को प्रत्येक इकाई के 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करने होंगे। तो यहाँ पे आपको विकल्प मिल रहा है, अथवा के रूप में आएंगे। यहाँ पे प्रत्येक इकाइयाँ जो 3 इकाइयाँ हैं उनमें से 6 प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्न हर इकाई में से, उसमें से आपको 1 प्रश्न का चयन करना है। कुल 3 प्रश्न करने होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का इसमें होगा। तो ये इस प्रकार था प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब आगे देखते हैं हम, जो 3 इकाइयाँ जो बताई गई है वो तीनों इकाइयों में प्रथम इकाई फर्स्ट। तो कैसे है, प्रथम इकाई में क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, उसका अर्थ, प्रकृति और उसकी उपयोगिता। राजनीतिक विज्ञान से, जो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं आप 11वीं 12वीं में पढ़ करके आए हैं, उससे राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति के अंदर सिद्धांत का समावेश कैसे होता है, राजनीति को कैसे, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, उसके अंदर कैसे व्यवहारवाद का समावेश होता है और कैसे वो राजनीतिक विज्ञान जो है बनती है। तो राजनीति को विज्ञान बनाने के क्या चरण थे, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति, जो मानकीय और अनुभववादी प्रकृतियां हैं 2 प्रकार की, उसकी बात होगी इसके अंदर, और उसकी उपयोगिता क्या है राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीति में सिद्धांत का महत्व क्या है, सिद्धांत का राजनीति में समावेश करने से जो राजनीति का जो लेवल है वो अब ज़्यादा वैज्ञानिक हो गया, इसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकता का समावेश होने से ये इस पर और ज़्यादा हम विश्वास कर सकते हैं। तो जो आंकड़े, जो विश्लेषण, जो इसके अंदर शोध कार्य है वो और ज़्यादा अब विश्वसनीय हो गया है। तो विश्वसनीयता इसमें आ जाती है उपयोगिता के दृष्टिकोण से हम देखें तो। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ, प्रकृति और उपयोगिता। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार क्या है, तो प्रकार 2 प्रकार, मानकीय एवं अनुभववादी। मानकीय या जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का प्रारूप है, जिसका हम देखें तो जिसका क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा सीमित हुआ करता था, और अनुभववादी जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करना, राजनीति विज्ञान संबंधित घटनाएं दुनिया में जहाँ कहीं भी हो उनमें मानवीय व्यवहार का राजनीति के दृष्टिकोण से अध्ययन करना अनुभववाद में आता है। तो परंपरागत को मानकीय सिद्धांत कहते हैं, जिसके संकुचित सोच है, संकुचित उसका क्षेत्र है, और अनुभववादी का जहाँ कहीं भी आपको राजनीतिक माहौल मिले उसका आप अध्ययन करो तो वो अनुभववादी। तो राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार मानकीय एवं अनुभववादी, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की शुरुआत अमेरिका से होती है, और अमेरिका के विचारक जो डेविड स्टन से लेकर के लोशवेल तक, गोशनेल, लोशवेल, चार्ल्स मेरियम, लॉर्ड ब्राइस तक, वो सारे लोग जिनके माना जाता है जिन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत की है। तो व्यवहारवाद,
व्यवहारवाद का अर्थ इस प्रकार ले सकते हैं कि मानव व्यवहार का, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। तो ये वो दौर था जिसके अंदर राजनीति को परंपरागत जो मान्यताएं हैं उससे हटा करके राजनीति को विज्ञान बनाने की यहाँ पे चेष्टा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का ये समय था। और उसके बाद आता है उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के अंदर जो कमियां रह गई थी उनको दुरुस्त करने के लिए डेविड स्टर्न द्वारा उत्तर व्यवहारवाद की संकल्पना प्रस्तुत की गई। और इसमें कहा गया कि मात्र विज्ञान बनाने से ही सब समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। जो शोध कार्य, जो काम हम कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी प्रासंगिकता कितनी है, क्रम और प्रासंगिकता का उत्तर व्यवहारवाद में नारा दिया गया। तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। आगे इसमें वैज्ञानिक पद्धति, जो वैज्ञानिकता का समावेश मैंने बताया इसमें उपयोगिता में। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार सिद्धांत का निर्माण होता है। तो परिकल्पना, सबसे पहले परिकल्पनाएं करना, फिर उन पे जो है आप उसकी टेस्टिंग करना लैब्स के अंदर, उसके आंकड़े एकत्रित करना और उनका परीक्षण करना, और अगर वो सत्यता में खरे उतरते हैं तो सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। वो सब जगह यूनिवर्सल हो जाता है, सब जगह उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सिद्धांत का निर्माण, वैज्ञानिक पद्धति। तो उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का पतन तथा पुनरुत्थान। तो जहाँ बात आती है राजनीतिक सिद्धांत का पतन, तो वहाँ पे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात यहाँ पे हो रही है। तो कुछ विचारकों ने ऐसा कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, राजनीतिक सिद्धांत अब निधन की अवस्था में पहुंच गया है। उसके विरोध में फिर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों ने एक नई विचारधारा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इसका पतन नहीं हो रहा है, इसका पुनरुत्थान हो रहा है। तो पुनरुत्थानवादी जो विचारक है उन्होंने इसका पुनरुत्थान के बारे में विचार प्रस्तुत किए। तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन तथा उसका पुनरुत्थान, ये दोनों, ये सारी चीज़ें इकाई प्रथम में आएगी। उसके बाद देखते हैं इकाई द्वितीय। दूसरी इकाई के अंदर क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, इसमें बताया गया है राज्य के बारे में और सरकार के बारे में। राज्य और सरकार दोनों की परिभाषाएं और उनकी प्रकृति तथा कार्य। आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत के विशेष संदर्भ में राज्य की प्रकृति तथा उसके कार्य। तो जो राज्य के सिद्धांत हैं, राज्य की उसकी प्रकृति या उसके कार्य के दृष्टिकोण से या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अनेक सिद्धांत है। उसमें से जो 3 सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत क्या कहता है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और राज्य का क्या रोल होना चाहिए समाज के अंदर, कितनी उसको छूट मिलनी चाहिए, कौन कौन सी कार्य राज्य द्वारा किए जाने चाहिए। इस दृष्टिकोण को लेकर के आदर्शवादी, उदारवादी और मार्क्सवादी, ये तीनों सिद्धांतों का इसमें अपने को अध्ययन करना है राज्य की प्रकृति तथा कार्यों के संदर्भ में। साथ ही राजनीतिक व्यवस्था की इसमें बात की गई है, उसका आपको डेविड स्टर्न का प्रतिमान इसके अंदर सिलेबस में आपने रखा गया है। डेविड स्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है, इनपुट आउटपुट मॉडल जिसको कहते हैं, वो इनपुट आउटपुट मॉडल जो है निवेश निर्गत सिद्धांत, उसका अपने को इसमें अध्ययन करना है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था का डेविड स्टर्न का वो सिद्धांत है जिसने राजनीति को परंपरागत राजनीति से निकाल करके आधुनिक राजनीति के अंदर की ओर अग्रसर कर दिया था। तो डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद आता है सरकार। सरकार के प्रकार कौन कौन से हैं, लोकतंत्र तथा अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र से आप सभी परिचित हैं, लगातार इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये डेफिनेशन आपने 8वीं क्लास से ही सुननी शुरू कर दी होगी। तो वो लोकतंत्र और उसके साथ ही अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे आपको हिटलर का नाम याद आता होगा। तो हिटलर के साथ ही पाकिस्तान में कई 3 दफ़ा अब तक आपने देखा होगा वहाँ पे सैनिक शासन रह चुका है। और इसके अलावा भी दुनिया में जहाँ जहाँ पे तानाशाही की सरकार स्थापित होती है उसको अपन कहते हैं अधिनायक तंत्र। जहाँ शक्तियाँ पूर्णतया एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है उसको कहते हैं अधिनायक तंत्र। और जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। उसके बाद एकात्मक तथा संघात्मक शासन। एकात्मक शासन वो शासन जिसमें शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है और उसमें नागरिकता एकल होती है और शक्तियाँ एक ही केंद्र बिंदु में निहित होती है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आप देखते हैं।
इसके बाद बात करें संघात्मक शासन की, तो संघात्मक शासन के अंदर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, शक्तियों को बंटवारा किया जाता है, संघ और राज्यों में शक्तियां विभाजित होती है, जैसा भारत में और अमेरिका में हम देखते हैं। इसके बाद देखें अध्यक्षात्मक तथा संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, जहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं करती है, वो कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति स्वतंत्र होती है, वहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। वहीं बात करें संसदीय प्रणाली की, तो यहाँ पे संसद को सर्वोच्चता वहाँ पे दी जाती है, संसद सब कुछ कर सकती है। जैसे ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि उसको असीमित अधिकार दिए गए हैं, तो ब्रिटेन में और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दोनों में अंतर है। तो वो जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। लेकिन यहाँ पे मोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर करती है, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछ के उन पे या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन पर नियंत्रण कर सकती है। तो ये होती है संसदात्मक शासन प्रणाली। बात करें सरकार के अंग की, अंग कौन कौन से अंग है, तो 3 अंग जो पाए जाते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो सरकार का रूप है, जिसको कानून को लागू करने का काम है, विधायिका जो कानून को बनाने का काम है संसद के अंदर, और न्यायपालिका जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की संविधान के दृष्टिकोण से जांच करने का काम करती है, वो है न्यायपालिका। और साथ ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण, ये जैसे मैंने कहा कि ये यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये काम में लिया गया है, और इसकी परिकल्पना जो है मोंटेस्क्यू द्वारा दी गई थी। तो मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है, और ये कहता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में पृथक्करण होना चाहिए, तीनों की शक्तियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का संगठन और उनके कार्य, क्या काम उनके द्वारा किए जाते हैं। भाग 3 जो इकाई, तीसरी इकाई है, उस इकाई के अंदर ये दी गई है मूल राजनीतिक अवधारणाएं एवं लोकतंत्र। मूल राजनीतिक अवधारणाओं की जहाँ बात आती है तो उसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात होती है, साथ ही अधिकारों की बात होती है और संप्रभुता की बात होती है। तो संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में इस इकाई के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन से ही स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में आज हम सभी जानते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, और यहाँ पे आपको संप्रभुता के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। साथ ही शक्ति के बारे में, शक्ति और सत्ता, शक्ति का जो लोशवेल का सिद्धांत है, राजनीति को जिन्होंने कहा है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है, तो शक्ति के बारे में और सत्ता के बारे में अधिसत्ता मैक्स वेबर का सिद्धांत इसके अंतर्गत आपने को पढ़ने को मिलेगा। राजनीतिक विकास का लुशियन पाई का सिद्धांत, वो इसके अंदर आपके पाठ्यक्रम में है। राजनीतिक संस्कृति क्या कहती है, आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या बताया है, वो इसके अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही ई शासन, जो ई शासन है जिससे कि गुड गवर्नेंस की स्थापना होती है, उसके बारे में इकाई 3 के अंतर्गत पढ़ने को अपने को मिलेगा। तो मूल राजनीतिक अवधारणाओं के साथ साथ अब आएगा साथ में इसमें लोकतंत्र। लोकतंत्र से हम सभी परिचित हैं, लेकिन ये विडंबना ये है कि लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, लोकतंत्र में दुनिया भर की जितने भी अभी सरकारें काम कर रही है वो सभी ये दावा करती है कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो चीन की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो। तो जब हम ये इनको जब देखते हैं यहाँ पे, वहाँ का माहौल जब देखते हैं, तो भारत और चीन के लोकतंत्र में हम जब तुलना करते हैं, भारत और पाकिस्तान के लोकतंत्र में हम तुलना करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तविक प्रजातंत्र, वास्तविक लोकतंत्र सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है।
लेकिन चीन वाले भी दावा करते हैं हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, और पाकिस्तान वाले भी दावा करते हैं हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। तो वो क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अलग अलग सिद्धांत पाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है चिरसम्मत या क्लासिकल पॉलिटिकल जो है सिद्धांत लोकतंत्र का, क्लासिकल या परंपरागत जो अवधारणाएं हैं लोकतंत्र की, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। उसके बाद व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्तिवाद जहाँ पे राज्य को कम महत्व दिया जाए, व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया जाए, तो लोकतंत्र की व्यक्तिवादी विचारधारा, लोकतंत्र का व्यक्तिवादी सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। लोकतंत्र की अभिजनवादी धारणा, अभिजनवाद का मतलब होता है जहाँ पे एक एलिट वर्ग माना जाता है, ये माना जाता है कि एक ही वर्ग ऐसा होगा जो जन्मजात शासक होगा, वो हमेशा से ही वो शासन करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो अभिजनवादी धारणा, बहुलवादी धारणा जिसमें ये माना जाए बहुत सारे लोगों द्वारा शासन होना चाहिए, बहुलवादी धारणा, तथा मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद में भी जैसा मैंने कहा चीन जैसे देश भी आज दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, जिसमें कि एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव के अंदर और उसी को वोट देना होता है और वही राष्ट्रपति बनेगा। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत और परंपरागत अवधारणा, तो ये लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे हम। साथ ही प्रतिरूप मॉडल क्या क्या, कौन कौन से मॉडल हैं उनके बारे में, सहभागी मॉडल, ये प्रतिरूप, और साथ ही प्रतिनिध्यात्मक जो आजकल विशेष तौर से लोकप्रिय हो रहा है भारत में भी और दूसरे कई देशों में, जो बहुत बड़े बड़े देश हैं उनमें अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली वहाँ पे काम में ली जाती है। जैसे यहाँ पे हम अपने एमएलए का चुनाव करते हैं और एमएलए जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार जैसे हम अपने सांसद का चुनाव करते हैं और सांसद हमारे प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ पे राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो प्रतिनिध्यात्मक सिद्धांत या प्रतिरूप। इसके बाद संगठन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विशेष संदर्भ सहित भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इसमें हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। और साथ साथ ही दूसरी जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, जो सूची प्रणाली है, जो जिनमें दलों के आधार पर निर्वाचन किया जाता है, तो उन सभी का इसके अंतर्गत, और एक क्षेत्र जो है उसको अलग से बंटवारा करके जिस प्रकार की जो निर्वाचन प्रणालियाँ बनाई गई हैं उसका अध्ययन होगा इसमें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, तो उन सभी का इसमें अध्ययन होगा। संगठन के सिद्धांत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विशेष संदर्भ सहित निर्वाचन प्रणाली। तो ये इस प्रकार 3 इकाइयाँ अपने जो बीए प्रथम वर्ष का राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रथम पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अंतर्गत ये 3 इकाइयाँ दी गई है। और जो प्रश्न पत्र जो आएगा वो इस प्रकार 3 भागों में अ, ब और स में विभक्त किया गया है। तो ये इस प्रकार 3 इकाइयाँ हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। धन्यवाद।